बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बहुत ही जज्बाती मनाज़र थे, मेरे ख़ुद के आंसू जो हैं अभी तक जो हैं आंखों में हैं कि वो नौजवान सेलर जिन्होंने अभी अभी अमेरिकन आर्मी ज्वाइन की है उनको वॉर जोन में भेज दिया गया है। फैमिलीज़ जो हैं वो रो रही हैं और अमेरिका में एहतजाज शुरू है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो कि नया एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भिजवाया गया है ईरान जंग में, और इस पर जो फैमिलीज़ हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस पर तकरीबन 5000 एहलकार हैं जो कि सारे के सारे नए हैं, पुराने अब नहीं जाने लगे ईरान के सामने, लिहाजा नए जो हैं रंगरूट जो हैं उनको भर्ती किया गया, ट्रेन किया गया और उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर बिठाकर भेज दिया गया है। अमेरिकन अखबार का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन चंद अखबारात ही या मीडिया हाउसेज जो हैं उनकी वेबसाइट्स को मैं आपके सामने पेश कर पाऊँगा, जिन्होंने ये लिखा है कि ये फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि उनके नौजवान जो सुनहरे ख्वाब देख कर कि वो एक सुपर पावर का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उनका सारी वो फूक जो है वो निकल गई है कि उनको ईरान के सामने भेज दिया गया है। इस वक्त डर रही हैं अमेरिका की फ़ौजें ईरान का सामना करने से। जेराल्ड आर फोर्ड आपको मैंने बताया वेंटिलेटर पर है क्रोशिया में, और अब्राहम लिंकन का कुछ अता पता नहीं है। ये बहरे हिंद में डूब गया, मर गया, कहाँ गया, क्या अमान के साहलों पर किसी जगह पर ये भी भटक रहा है, कुछ पता नहीं है। दो बड़े एटमी पावर्ड जो हैं बहरी बेड़े उनको ईरान तबाह कर चुका और तीसरा जो है तबाह होने के लिए आ गया। यानी अगर मैं बुश को ये कहना चाहूँ कि वो कह रहा है कि जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं आखिरी गीत बहरी बेड़े का सुनाने के लिए आए हैं। तो ये बेड़ा जो है ये तीसरा है जो कि ईरान के मुकाबले आया है, और ईरान खामोशी से जो है ऐसे बेड़ों का बेड़ा गर्क करता हुआ चला जा रहा है। जेराल्ड आर फोर्ड अब्राहम लिंकन हमारे सामने है, और डोनाल्ड ट्रंप की वो तकरीर जिसमें उसने कहा कि इधर से उधर से इधर से उधर से मिसाइल्स आ रहे थे जेराल्ड आर फोर्ड की तरफ और इब्राहिम लिंकन की तरफ, और हमें समझ नहीं आ रही थी। समझ आ जाएगी अगर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है इसको भी इसी मकसद के लिए भिजवाया गया है। इसको भिजवाने के बाद जो फैमिलीज़ ने एहतजाज शुरू किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया पैंतरा बदला और उसने कहा 2-3 हफ्ते से ज़्यादा जंग जारी नहीं रहेगी, हम वापस चले जाएंगे। जिसको आपने हरमज़ की जो है अपने आयल टैंकर्स की हिफाजत करनी है वो खुद करे, चाहे वो फ्रांस है चाहे वो बरतानिया है। अगर हमारी मदद को नहीं आए तो हम इनकी हिफाजत के लिए अपना बहरी बेड़ा मरने के लिए, ये उन्होंने लफ्ज़ नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ कि मरने के लिए क्यों यहाँ पर छोड़ दें, क्योंकि ईरान उसको नहीं छोड़ेगा। ईरान ने इससे पहले 5th फ्लीट जो है वो तबाह किया। आजकल वो जो ऑयल टैंकर्स हैं, चाहे वो कुवैत का दुबई के साहल पर है या बहरीन के साहल पर, कतर के साहल पर कोई नज़र आता है उसको ऑयल टैंकर, उसको भी निशाना बना रहा है। यानी मुकम्मल इजारादारी जो है आबना हरमुज़ के आबी गुजरगाह से लेकर इनकी बंदरगाहों तक इस वक्त ईरान का राज है। ईरान ये साबित कर चुका है कि अब इन बंदरगाहों से भी बाहर कोई जहाज़ उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक ईरान उसकी इजाज़त नहीं देगा। याद कीजिए मैंने आपसे कहा था कि 40 साल पहले ज़ियाउल हक ने कहा था, हमारे जनरल थे जनरल ज़ियाउल हक जो सदर पाकिस्तान भी रहे, उन्होंने कहा था कि आबना हरमुज़ वो चाबी है जिससे गल्फ़ का ताला खुलता है, जिसके कब्ज़े में ये चाबी होगी वही गल्फ़ पर हुक्मरान होगा। और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को ये मौका फराहम किया कि वो इंटरनेशनल वाटर्स जिन पर खुलेआम जो है अरब अपना माल भेजा करते थे और बाहर से यूरोपियन माल को माल ही समझा जाए को मंगवाया करते थे, वो सब बंद हो गया। ताला लगाया आपने हरमुज़ पे ईरान ने और चाबी जेब में डाल ली है। अब पूरी दुनिया चीखती चलाती रही, लेकिन इजाज़त उसे मिलेगी जिसके पास ये कुंजीगर जो है, ये ईरान जो है वो उसको इजाज़त देगा। ये एक बड़ा फ़ैसला था। अब जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है उसके बारे में थोड़ी सी तफसील बता दूं। इस पर तकरीबन 5000 सेलर्स हैं जी, और ये एक बड़े जहाज़ों में शामिल होता है, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं है जितना इब्राहिम लिंकन और जेराल्ड आर फोर्ड थे उनमें तादाद थी। इसमें अमले के जो अरकान हैं वो 3200 हैं और तकरीबन 2480 जो हैं वो इसकी एयर विंग के एहलकार शामिल हैं। 80 के करीब इस पर जदीद लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। इसके अलावा F/A-18 सुपर हार्नेट जो है ये भी इसका हिस्सा है, और AE-18 जी ग्रोलर जो है ये भी इसके
हिस्से में शामिल है। दिफाई निज़ाम ये बेरा सी स्प्रो जो है और रोलिंग एयर फ्रेम मिसाइल्स रखता है, लेकिन ये उतने जदीद मिसाइल्स नहीं हैं जितने अब्राहम लिंकन और जिब्राल्टर फोर्ड रखते थे। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये तीसरे दर्जे का जहाज़ है। पहले दर्जा जिब्राल्टर फोर्ड का था जो वेंटिलेटर पर है, दूसरा दर्जे का अब्राहम लिंकन था जो इस वक्त गुम है, कहाँ नहीं उसकी कोई खबर आ नहीं रही है, और तीसरा ये है। तो इसको मैं तीसरे दर्जे का इसीलिए कहता हूँ। इसके अंदर एक जो है एटमी रिएक्टर है, उनमें दो थे, इसमें एक है, और ये तकरीबन 30 नॉट्स के स्पीड के साथ समुंदर में, जिसको अगर हम आम ज़ुबान में समझना चाहें तो 56 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल सकता है। और ये जहाज़ जो है इसको भी लाया गया है, लेकिन ये नौजवान जहाज़ है। नौजवान इसलिए कहता हूँ कि इसमें सारे रंगरूट्स हैं जिनकी बड़ी तादाद इस पर मौजूद है। बहुत ही जज्बाती मनाजर थे जब ये रवाना हो रहा था, और उसके बाद अब जब ये पता चला कि ये रंगरूट्स जो हैं ये ईरान जंग में झोंके जा रहे हैं। झोंकना इसलिए कहा दिया क्योंकि आग ही ईरान लगाता है, उसकी क्लस्टर बम्बिंग से ही जिब्राल्टर फोर्ड और जो इब्राहिम लिंकन है वो नकारा हुए हैं। अब जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये सारे इनके सदर के नाम हैं। इब्राहिम लिंकन इनके शायद पहले सदर थे, फिर जिब्राल्टर फोर्ड जो थे वो भी इनके सदर रहे, और अब जॉर्ज डब्ल्यू बुश को तो सारे लोग जानते हैं क्योंकि इराक वार इन्होंने ही शुरू की थी। ये जिब्राल्टर फोर्ड जो है ये उसके बाद इब्राहिम लिंकन और उसके बाद अब जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है ये लाया गया है, और इसको भी ईरान जो है तबाह करेगा। ईरान के पास इसकी बड़ी अच्छी तकनीक आ गई है, और उसने साबित कर दिया है कि दुनिया में बड़े बहरी बेड़े होना जो है आपकी ताकत का मज़हर नहीं, आपकी कमज़ोरी है। समुंदर में सफ़र करते हुए इन बहरी जहाज़ों को स्वाम अटैक के ज़रिए तबाह किया जा सकता है, नकारा बनाया जा सकता है, और इसमें मौजूद जहाज़ों को बेकार किया जा सकता है। आप यकलख्त सारे जहाज़ों को एकदम से मिसाइल आता देखकर उड़ा नहीं पाते हैं। जो जिब्राल्टर फोर्ड के साथ हुआ उसमें कितना नुकसान हुआ है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वहाँ पर मौजूद जहाज़ जो थे वो कितने खड़े ही उस डेक पर, जो इस बहरी जहाज़ का डेक था, तबाह हुए। ये भी वक्त बताएगा कितने जलकर खाकस्तर हुए। ये आने वाली मौरख जो है जब ये सारी जंग ख़त्म होगी और उसके बाद ये मामला खुलेगा, तो मुझे आप बताएं जब अमेरिका एक जानिब ये कह रहा है कि 2-1 हफ्तों के बाद वो ईरान से जाने वाला है, तो फिर इस जहाज़ को जंग में क्यों झोंका जा रहा है? ईरान इसको भी नहीं छोड़ेगा। अगर मुज़ाकरात बाअमल ना हुए तो ईरान इसको भी नकारा कर देगा। और मैंने जो बात कही कि ईरान ने एक बात और साबित कर दी, मैं इसको मैं भूल गया था कि इसकी वजाहत कर दूं। ईरान ने ये साबित कर दिया कि ये बड़े बहरी बेड़े जो हैं ये किसी काम के नहीं होते। ये इससे पहले पाकिस्तान ने साबित किया था, क्योंकि 65 और उसके बाद होने वाली जंगों में विक्रांत और विशाल जो हैं इंडियन बहरी बेड़े वो दोबारा खुले समंदर में नहीं आए। इनको निशाना और हदफ बनाना जो है ये बड़ा आसान है। ये कहना कि ये समंदर पर तैरता हुआ फ़ौजी अड्डा है बहुत अच्छा लगता है, और इस फ़ौजी अड्डे से जहाज़ उड़ते हुए और वापस लैंड करते हुए जो है ये मंज़र भी बड़ा सुहाना लगता है। लेकिन इसके साथ साथ ये मंज़र जो है इस बात की अक्कासी करता है कि ये महफूज हरगिज़ नहीं हैं, ये बल्कि उल्टा नुकसान है। आने वाली जंगें मिसाइल बरदार जंगें होंगी जहाज़ों से और बहरी जहाज़ों से। ये जंगें नहीं लड़ी जाएंगी। जिसके पास जितना अच्छा और ताकतवर मिसाइल होगा उतनी अच्छी उसकी फ़ौज या उसकी क़ुव्वत को गर्दाना जाएगा। इस जंग ने बहुत सारी जंगी नज़रियात को बदल दिया। ये नज़रिया भी बदल दिया कि कोई मुल्क सुपर पावर है तो उसको हक़ है तो वेनेज़ुएला की तरह किसी सदर को उठा कर ले जा सकता है। ईरान ने इसको भी बदल दिया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।